ओके, तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है? तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अमेरिका में सॉरी यूके में मई 1995 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर में मई 1995 में एक कमिटी बनाई गई थी और वो कमिटी ने फर्स्ट रिपोर्ट दी ऑन पब्लिक लाइफ कि भाई जो आदमी पब्लिक लाइफ में हो, मीन्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, टैक्सेशन ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब की लाइफ में क्या होना चाहिए? तो ये 7 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब ना, कल आपको याद हो तो मैंने इसके बारे में एक नटशेल में आपसे बातें की थी। मीन्स नटशेल में आपको बताया था, शॉर्टली बताया था कि भाई ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो इसी को हम अभी डिटेल में देखना शुरू करते हैं कि भाई 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है। कृष्णकांत कौन है? I don't know. Someone started and then now exited. आप अपने ये इसको शेयर करते हो किसी से? मैं आपको जो फोटो भेजता हूँ ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड का? नहीं सर, नो सर। कोई बात नहीं, चलो। मेरे को तो सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट हो और जिनको पढ़ना है तो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन शेयर, इज नो इश्यू, बट शेयर टू स्टूडेंट्स। चलो, अब 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? तो ये 7 क्वालिटीज है जो आपको पब्लिक लाइफ में याद रखनी है, फॉलो करनी है। तो उसमें पहला है ओ सोहेल, मैं ओ से शुरू करता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी से। तो जो पब्लिक लाइफ में बंदा है वो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या? तो देखो ये थर्ड पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है इन कैरिंग आउट द पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, awarding controls or recommending the individuals for rewards and benefits, holders of public life should make choice on merit. ये क्या है सर? choice on merit क्या होता है? merit means रैंक, प्राथमिकता, उसके हिसाब से चॉइसेस आपकी होनी चाहिए। मीन्स जो पब्लिक लाइफ है वो में जो बंदा है वो अपनी जो चॉइसेस है वो मेरिट के हिसाब से डिसाइड करे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी ये जो पुलिस है उसका मेन काम क्या है? तो भाई कोई भारत के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, है ना, विद इन इंडिया पब्लिक स्मूथली जिए, ये उनका पर्पस है। बट अभी राइट नाउ उनका चॉइस ऑन मेरिट क्या होगा? कोरोना। कि भाई कोरोना में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं उस हिसाब से बाकी के सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने का काम वो करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी। फिर आगे है दूसरा है सेल्फ, एस। एस का मीनिंग है सेल्फलेसनेस। तो सेल्फलेसनेस में क्या होता है कि जो भी पब्लिक लाइफ में जो बंदा है वो सेल्फलेस होना चाहिए, मीन्स खुद के स्वार्थ के लिए वो काम नहीं करना चाहिए। होल्डर्स ऑफ पब्लिक लाइफ शुड टेक डिसीजन सोनली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। आप अपने जो भी निर्णय लो, टेक द डिसीजंस, वो कैसे? इन सोनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। सोनली मीन्स ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, मीन्स लोगों के एंगल से निर्णय लेने चाहिए, आपको खुद के लिए ये निर्णय नहीं लेने चाहिए। They should not do so in order to gain the financial or other material benefits for themselves or their family or their friends. आप सोचो, आज के पॉलिटिशियंस के एंगल से सोचे तो ये चीज कितनी ऑकवर्ड लग रही है कि पब्लिक ऑफिस में आजकल पॉलिटिशियंस है एंड पॉलिटिशियंस अपने स्थान का यूज अपने फैमिली वालों को पैसेदार बनाने के लिए या खुद ज्यादा पैसा करप्शन से कमाने के लिए करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। चलो आगे देखते हैं। सोहेल में एस देख लिया, फिर ओ देखते हैं। ओ का मीनिंग है ओपननेस।
ये क्या मीनिंग होता है सर? होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल। पब्लिक ऑफिस वाला शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल, मीन्स उससे उसके लोगों को काम करने हैं, तो वो ओपन नहीं रहेगा ना, तो लोग उसके पास जाके कैसे काम करवा पाएंगे? सो फॉर ऑल देयर डिसीजंस ही शुड बी वेरी ओपन। दूसरी बात कि वो जो भी काम करता है ना ओपनली करे, जिससे क्या कुछ शेयरिंग मीन्स कुछ सीक्रेट रखने की जरूरत ही ना हो। तो अबाउट ऑल देयर डिसीजंस एंड एक्शंस दे हैव टेकन, दे शुड गिव रीजंस फॉर देयर डिसीजंस। उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए ना, हर एक का वो रीजन देने के लिए जवाबदार है। तो अगर वो ओपन रहेंगे ना, तो वो डिसीजन का रीजन दे पाएंगे कि भाई हमने ये निर्णय लिया तो क्यों लिया। एंड रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली डिमांड्स। मीन्स अगर आप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको बड़ा ओपन रहना चाहिए। ओपन रहना चाहिए इन द सेंस कि आपको अपनी जो जगह ओपन रहना मीन्स क्या, खुली किताब जैसा होना। खुद खुद का कुछ नहीं, सब पब्लिक के लिए। तो पब्लिक ऑफिस में मैं हूं तो आई शुड वर्क एज अ पब्लिक सर्वेंट। और उसमें कोई भी चीज मेरे को सीक्रेट नहीं रखनी, सब लोगों को सब चीजें बतानी। हाँ, बट कुछ चीजें जहां वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वो चीजें नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री हमारे लिए काम करती है, बट मिलिट्री कुछ चीजें हमसे शेयर नहीं करेगी कि आगे जाके वो क्या करने वाली है, कौन सा एक्शन लेगी, क्योंकि वो अगर हमसे शेयर कर देगी और हमारे में कोई देशद्रोही निकला और उसने सामने वाले को बता दिया तो सो दैट इज व्हाट द लिमिटेशन इज। आगे देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सॉरी अभी तो बाकी है। ओ सोहेल के अंदर एस ओ आया, अब एच आते हैं। एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, है ना, ये सबसे बड़ा गुण है। रतन टाटा ऐसा बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट क्वालिटी, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ चीपर पीपल। जो नीचे लोग हैं, सस्ते लोग हैं ना, उनके पास से ऑनेस्टी या लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो। वो बड़ी, क्या बोलते हैं, बड़ी महंगी क्वालिटी है, सबके पास नहीं होती। और मेरे हिसाब से मैं बताऊं आप लोगों को भी, एज ए स्टूडेंट आप जो हो, तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना जितने हो सके ऑनेस्ट रहो। ये ऑनेस्टी ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आप कितना भी पढ़ लिए बट अगर आप लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्टी डजंट ऑलवेज मीन कि एकदम ओ एग्जॉस्ट करना, ओपनली सबको सब कुछ बताना, ऐसा नहीं। बट आप ऑनेस्ट होनी चाहिए रियल लाइफ में। आपको है ना, आपके प्रति लोगों को मान होना चाहिए कि यस ये एक ऑनेस्ट बंदा है। तो ऑनेस्टी। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in way that protects the public interest। तो आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? ड्यूटी टू डिक्लेयर, आपकी जवाबदारी बनती है क्या डिक्लेयर करने की? एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज। अब है ना, मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब ये मोदी जी का गवर्नमेंट आया ना, तो 2014 में जब उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने ना सब गवर्नमेंट के बाबुओं को बोल दिया था कि आप जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, वो अपने कोई भी रिश्तेदार को अपनी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी या ये लेवल पे मत रखना। और अगर रखा हुआ है तो उनको निकाल देना, क्योंकि मेरे को आगे जाके पब्लिक से ये नहीं सुनना है कि भाई ये उन्होंने तो अपने ही लोगों को वहां रखा और उनसे ही काम कराता है। तो अब ये चीज है ना, ऑनेस्टी है। अगर आप किसी और को रखोगे और बुरा करोगे तो वो कंप्लेन करेगा। आपका खुद का होगा तो आप तो कॉल्यूसिव, दैट इज ग्रुप फ्रॉड कर लोगे। तो ये ना हो, उसकी वजह, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए, है ना। फिर आगे क्या है? ओ सोहेल में एच आ गया। अब ए, ए मीन्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीयता, विश्वास। अगर आप अकाउंटेबल हो, मीन्स एक और मीनिंग भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अकाउंटेबल मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस, मीन्स दे शुड बी responsible for their decisions and actions to the public, must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office। ये scrutiny का मीनिंग लिख दो आप। स्क्रूटिनी का मीनिंग क्या होता है? डिटेल्ड चेकिंग। स्क्रूटिनी का मीनिंग क्या होता है? डिटेल्ड चेकिंग। आप लिख दो।
डिटेल्ड चेकिंग, डिटेल में चेकिंग करना मीन्स स्क्रूटिनी करना है। अब ये क्या होता है, सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने कुछ गड़बड़ किया, तो उसका है ना, लोग ये इनकम टैक्स वाले से लेकर के अलग अलग लोग आके चेकिंग करेंगे, तो उसको स्क्रूटिनी बोलते हैं, डिटेल चेकिंग। ओके, तो स्क्रूटिनी हमने लिख दिया है। फिर है ओ सोहेल में ए हो गया, अब आई एंड एल दो ही बचे। आई का मीनिंग है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को आप है ना कैरेक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कैरेक्टर मीन्स आप कैसे होने चाहिए, यू शुड बी ऑफ ए वेरी गुड कैरेक्टर। हम नहीं बोलते इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, मीन्स है ना बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी, उसको इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बोलते हैं। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट मेक देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल। बड़ा क्लियरली लिखा है कि है ना, बाहर वालों से आप कभी भी लांच रुश्वत मत लो, क्योंकि अगर लांच रुश्वत लोगे तो उनकी ऑब्लिगेशन में आ जाओगे कि उन्होंने आपके लिए ये किया तो अब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रिटी वाले हैं तो कभी भी रिश्वत वगैरह नहीं लोगे of the organization that might influence them in performance at their official duties। तो सोहेल के अंदर आई आ गया, लास्ट में एल। एल का मीनिंग होता है लीडरशिप। क्या होता है? होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर क्या करना चाहिए? शुड प्रमोट एंड सपोर्ट देयर प्रिंसिपल्स, प्रमोट एंड सपोर्ट देयर प्रिंसिपल्स बाय साउंड लीडरशिप। अच्छे से अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। एंड प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल इन वॉट एवर दे परफॉर्म। मीन्स जो भी आप कार्य करें ना, लोग उसमें आपका एग्जाम्पल देखें, यार ये फील्ड में तो ये बंदा बेस्ट, आप ये लेवल पे होने चाहिए। तो ये है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, है ना। अब हम एक्चुअली पढ़ रहे थे क्या? हम ये पढ़ रहे थे एथिक्स का इवोल्यूशन। और एथिक्स का इवोल्यूशन पढ़ते पढ़ते हमने आगे पढ़ा एप्लीकेशन, मीन्स एथिक्स कहाँ अप्लाई करते हो। फिर हमने पढ़ा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, बट ये टॉपिक रॉन्ग टाइटल दे दिया था, तो यहाँ से हटाया, और ये हमने नेक्स्ट पेज पे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है जो जो थे वो हमने पढ़ ली। यहाँ वो टाइटल होना चाहिए था। अब मैं ये 145 नंबर का पेज पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वैल्यू फ्री एथिक्स, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स, फिर है एथिक्स एज ए प्रिंसिपल, एंड लास्ट है एथिक्स एज ए प्रोफेशनल कोड। तो पहले 2 टॉपिक वैल्यू फ्री एथिक्स के रिलेटेड हैं। अब ये क्या है सर, वैल्यू फ्री एथिक्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू फ्री एथिक्स? तो एथिक्स ये है ना, मैं आपको पूरी चर्चा बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ऐसा डिस्कशन आएगा वैल्यू फ्री एथिक्स में कि एथिक्स को है ना इंडिपेंडेंटली लो, उसको क्या बोलते हैं इसको, मॉरल्स की उसकी जरूरत नहीं है। एथिक्स इज एन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, फॉलो करो उसको। मीन्स वैल्यूज, वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है? क्वालिटीज। तो आप है ना वैल्यूज को एथिक्स से दूर रखो, मीन्स दो चीजों को इकट्ठा मत करो। अब मैं उदाहरण देता हूं, आपको मालूम पड़ेगा। सपोज कोई जज है, कोर्ट में बैठा है, अब उसके सामने एक आरोपी आया, वो और आरोपी है उसका लड़का ही, पुलिस लेके आई, तो क्या जज उसको उसके प्रति न्याय कर पाएगा? वहां वो रिलेटेड है, तो वो न्याय कर पाएगा? वो उसको सपोज फांसी देनी है तो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो फिर क्या करो, उसको दूर रखो। वो जज को है ना वो जजमेंट देने का राइट मत दो, दूसरे जज को बुलाओ और उसके सामने ये केस रखो। ये वैल्यू फ्री एथिक्स में 2 पैराग्राफ है। शुरू शुरू में आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, फिर लेटर ऑन उन्होंने कहा है कि एथिक्स को आप वैल्यू से फ्री रख ही नहीं सकते। इनिशियली उन्होंने बताया कि एथिक्स को वैल्यू फ्री रखो, बट लेटर ऑन उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, value free ethics. It would seem that the business is an ethically neutral or value free activity. Ethically neutral means आपका जो बिजनेस है ना, बिजनेस कैसा है? इट इज एथिकली न्यूट्रल एक्टिविटी।
या फिर वैल्यू फ्री एक्टिविटी है? क्या मीनिंग है इसका, समझाता हूँ। अब मैं उसका उदाहरण लेता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा, बट नो डाउट उन्होंने कुछ दिया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। In other words, the only value business is concerned is the monetary value. मीन्स शुरू में क्या बताता है कि धंधे में तो आपको मॉनेटरी वैल्यू ही देखनी है। क्या लिखा है? ओनली वैल्यू द बिजनेस इज कंसर्न अबाउट इज द मॉनेटरी वैल्यू। फायदा हुआ कि नहीं, बस आप प्रॉफिट की बात करो। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ए बिजनेस टू मेक एथिकल वैल्यूज। क्या क्या बताया? इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ए बिजनेस to mix the ethical values. In ancient Arabic wisdom states, अब ये क्या है सर? Ancient Arabic wisdom says, अब मैं अलग पेन से इसको टिक करता हूँ, आपको थोड़ा अलग से याद रहेगा। Ancient Arabic wisdom states मीन्स अरबों में पुरानी एक कहावत है। क्या कहावत है? तो वो भी पढ़ते हैं। कहावत लिखी है, लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स, मीन जब रहो तो साथ में भाइयों की तरह रहो, बट डू द बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर्स, बट जब धंधा करो ना तो एक दूसरे के भाई नहीं हो ऐसा मान के बिजनेस करो। मीन्स लिव लाइक टुगेदर लाइक अ ब्रदर बट डू द बिजनेस लाइक अ स्ट्रेंजर। आप पहचान, मीन्स ब्रदर को भी जब गुड्स बेचो तो ऐसा मान के मत बेचो कि मैं मेरे भाई को बेच रहा हूँ। तो business should be kept free from any social relationship. Now this is what their principle is. क्या प्रिंसिपल है उनका? कि भाई आपका धंधा जो है, धंधो धंधा नहीं जगह है, हम गुजराती में नहीं बोलते, बिजनेस बिजनेस की जगह पे और रिलेशनशिप रिलेशनशिप जगह। बिजनेस शुड बी kept free from other social relationships and obligations. अब है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बड़ौदा में मैं अलग अलग जगहों पे पढ़ाने जाता हूँ। एक बड़े सीए कोचिंग के बहुत पुराने सर है, उनके वहां भी जाता था पहले। और वो है ना, मेरे को एक बार उन्होंने समझाया था कि देख, बिजनेस बिजनेस की जगह है, सबन सबन की जगह है। और इस वजह से है ना, वो मेरे को समझा रहे थे कि इसलिए मैं ना मेरे कोई भी फ्रेंड से बिजनेस ही नहीं करता हूँ। बिजनेस की बात आए तो फ्रेंडशिप भूल जाता हूँ, और फ्रेंडशिप की बात आए तो बिजनेस नहीं देखता हूँ। बट वो नहीं बोला, दूसरी बात नहीं बोली, पहली बात बोली, तो बिजनेस में फ्रेंडशिप नहीं देखने का। ठीक है, उन्होंने बताया कि देखो, ये है फ्रेंडशिप और ये है बिजनेस, ये दोनों को अलग ही रखो, इकट्ठा मत करो। मीन्स वो क्या समझा रहे थे कि कोई भी आदमी हो ना पहचान वाला, कहीं से भी आए, मैं उसको 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता हूँ। अगर आप फैकल्टी हो मेरे वहां और आपके भाई या बहन को इधर पढ़ना हो ना, तो भी मैं पूरा ही फीस दूंगा। मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि मेरे वहां फैकल्टी है तो मैं 5,000 कम दूंगा। बिजनेस बिजनेस की जगह है, क्या बोलते हैं उसको, संबंध संबंध की जगह है। फिर उन्होंने बहुत पुराना एक एग्जाम्पल खुद का बताया था कि उनका एकदम खास फ्रेंड था, सोनी था, सोनी। और वो सोनी जो था, वो एक बार अपने घर में, उसका भाई था, उसको सीए करवाने के लिए उनके पास लेके आया और बोला कि भाई देख, ये मेरा भाई है, ये तेरे वहां पढ़ेगा और मैं तेरे को 1 रुपया उसका फीस का नहीं देने वाला हूँ। ऐसा बोला, ये तेरे को तेरे भाई के जैसे ही उसको पढ़ाना है, फ्रेंडशिप है ना हमारी, इसलिए। तो उस दिन तो कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने बोला ओके, पहली बार था लाइफ में। फिर दूसरे दिन वो गए वो ज्वेलरी वाले की शॉप में और उनको बोला, देख तू मेरा फ्रेंड है, ये मेरी वाइफ है ना, अपनी वाइफ को लेके गए थे, ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी तेरे यार है ना 30,000 की या 50,000 की, वो तू तेरी भाभी को दे दे, बट 1 रुपया मैं नहीं दूंगा तेरे को। इट वॉज अ परफेक्ट शॉट। उसने बताया कि यार तेरी कोई चीज है, तू जिसका बिजनेस कर रहा है, 50,000 की ज्वेलरी बेच रहा है, अब मैं तेरा फ्रेंड हूँ, लेने आए तो तू मेरे से 1 रुपया नहीं लेगा? लेगा ना, पूरे 50,000 लेगा। हाँ, ये क्वालिटी का तू गारंटी देगा कि चलो अच्छा है। तो सिमिलरली अगर तू तेरे भाई को मेरे वहां भेज रहा है, मेरी फीस 50,000 है, तो भाई मैं तेरे को डिस्काउंट फ्री में दे दूं? ऐसा कैसे दे दूं? मैं भी पढ़ाऊंगा, मेरे को भी खर्चा होगा। जैसे तू गोल्ड के चार्जेस मेरे से ले रहा है, तो वैसे मैं इसके चार्जेस कैसे छोड़ दूं? ना बोल दिया, बोलो।
उसका फ्रेंड ने बोला कि ऐसा ऐसा थोड़ा होता है, ये गोल्ड है। तो उसने बोला ये तो भाई विद्या है, ये मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बेस पे उसका पूरा जिंदगी चलेगा, है ना, कमाएगा इसके बेस पे, तो मैं थोड़े पैसे छोड़ूंगा। तो मीन्स मेरे को ये सिखा रहा है तब, है ना, ये सब चीजें मेरे माइंड में डाइल्यूट नहीं होती। मैं मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह जो है उनसे मैं पैसे नहीं लेता हूँ, तो हर एक के अपने खुद के प्रिंसिपल होते हैं, ये एथिक्स है ना। एथिक्स इज एन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड मोरल क्या है, जनरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये कहने का मीनिंग क्या है कि भाई बिजनेस को एंड एथिक्स को, है ना, अलग अलग रखो, ऐसा वो बोलते हैं इनिशियली। वैल्यू फ्री एथिक्स मीन्स आप अपने धंधे को और आप अपने एथिक्स को अलग रखो। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, नीरज नाम है, चुस्त स्वामीनारायण है, तिलक लगाता है और प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ दिखावे के है, सच में वो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। तो और उसके फादर खेती करते हैं। तो मैंने बोला एक बार कि भाई तेरे फादर की क्या, क्योंकि मेरे फादर भी खेती करते हैं, तो हमारा डिस्कशन हुआ। तो मैंने बोला कि क्या, किसकी खेती करते हो? तो सर हमारे वहां तो चरोतर में तो तंबाकू का ही खेती होता है। तो मैंने बोला यार तंबाकू का क्यों खेती करते हो? तंबाकू का खेती मत करो, दूसरा कुछ भी करो बट तंबाकू का मत करो, क्योंकि तंबाकू से क्या होता है, निकोटिन होता है, लोगों के स्वास्थ्य की तकलीफ है। इवन हर रिलीजन ये बताता है कि तंबाकू वगैरह व्यसनों से दूर रहो। तो उसने क्या बोला, नहीं सर ऐसा थोड़ा होता है, प्रॉफिट मार्जिन तो उसी में है, हम खाते नहीं है तंबाकू, बट बिजनेस थोड़ा बंद कर दे। मतलब बोला ये कैसा है यार, ये गलत है, ये वैल्यू फ्री एथिक्स है क्या? आप सोचो, खुद सोचो, इज इट अ वैल्यू फ्री एथिक्स? मैं धंधा कर रहा हूँ, आपको मालूम है, मैं अब मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में आई डिडंट स्टार्टेड अ प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स। रीजन क्या था, है ना, प्रैक्टिस में आपको मालूम है कुछ ना कुछ गड़बड़े होती रहती है, गलत करना होता है कभी कभी। और है ना, जो एकदम लॉयल ऑनेस्टली काम करता है ना, उनको सब काम नहीं मिलता है। तो मैंने शुरू शुरू में कितने सारे साल तक ये सब नहीं किया था, मीन्स प्रैक्टिस का कुछ। उसका रीजन ही ये था, आई वॉन्ट टू सेपरेट भाई, मेरे को है ना बिजनेस एथिकली ही चलाना है। मीन्स मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बिजनेस बिजनेस की जगह एथिक्स, एथिक्स की जगह धंधे में एथिक्स मत लाओ। नहीं भाई, मैं एथिकली ही बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए टीचिंग फील्ड में पढ़ा हूँ। अगर मैं एथिकली नहीं करता ना, तो अभी मैं बहुत अलग लेवल पे होता, और कुछ कमाई का जो मेरा अभी कलेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, इफ आई पुट माई एथिक्स असाइड। ठीक है, चलो मैं इसके अंदर जाता हूँ, टॉपिक के अंदर देखो। The only successful relationship that exists in the business is the vendor and customer. Means initially ये लोग है ना, मैं बता रहा हूँ कि initially कुछ पैराग्राफ्स में वो आपको ऐसा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ना धंधे को और एथिक्स को दूर रखो, बट आगे के पैराग्राफ्स में वो लेटर ऑन ये लेके आएंगे कि विदाउट एथिक्स आप धंधा ही नहीं कर पाओगे। देखो एकदम कंट्रोवर्शियल है। तो शुरू शुरू में कुछ ऐसी बातें करते हैं, वो मूवी जैसा है। शुरू शुरू में क्या, विलन, उसका प्रभाव, वो सब दिखाते हैं, फिर लास्ट में हीरो आके मारा मारी करता है, अल्टीमेट सत्य का विजय होता है, ऐसा ही होता है। तो ये देखो पैराग्राफ्स देखो, यू विल बी वेरी एंजॉयिंग दिस पैराग्राफ्स। देखो, it is said that for a merchant even honesty is a financial speculation. आहा, क्या बड़ी बात कर दी। For a merchant honesty is a financial speculation, ये भी एक कहावत है। For a merchant, merchant means व्यापारी, उसके लिए even honesty means प्रामाणिक रहना, ये भी एक फाइनेंशियल स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मीन्स क्या, जुआ। अब सपोज कोई व्यापारी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जी बेचता हूँ और मेरे पास पुरानी सब्जी पड़ी है, और कोई मेरे पास लेने आता है और वो मेरे को बोलेगा पुरानी है। अब मैं देखूंगा कि वो एक्सपीरियंस आदमी है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं नहीं, अभी का ही है, कल ही लाया हूँ, ऐसा कह के बेच दूंगा। सामने कोई एक्सपीरियंस है तो फिर बोल दूंगा कि हाँ यार पुराना है, क्योंकि वहां वो मेरी गलती पकड़ी जाएगी। तो ये है ना, मर्चेंट के लिए ऑनेस्ट रहना भी कभी कभी स्पेकुलेशन जैसा है। वो बहुत ऑनेस्ट रहेगा ना, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है, कोई मराठी लोग है ना, तो मराठी में एक संत तुकाराम थे। संत तुकाराम है ना, नौकरी धंधा करते थे, एक दुकान चलाते थे, तो हमेशा नुकसान ही में ही होते थे। क्या, कोई लेने आए और बोले कि यार पैसे नहीं है, तो दे देते थे, हाँ कोई बात नहीं, लेटर ऑन दे देना। अब ये बंदा होशियार था ही नहीं, सामने वाले को देखो, हर एक के अंदर के भगवान को देख के वो क्या, उससे डीलिंग करता था। वो बिजनेस के अंदर फेल्ड था, नुकसान ही करते थे। उनकी बीबी उनको बहुत गालियां देती थी, बट वो तो क्या संत थे भाई। तुकाराम वॉज द बिगेस्ट संत उधर,
एक ना तुकाराम पढ़े। तो ये है ना, मर्चेंट के लिए, व्यापारी के लिए कभी कभी ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, वो फाइनेंशियल स्पेकुलेशन है ना। नुकसान भी हो सकता है। अगर सपोज भजिए की दुकान है मेरे पास और कोई भजिया लेने आया और पुराने भी पड़े हैं, तो मैं तो क्या करूंगा, पुराने और नए दोनों मिक्स करके दे दूंगा। लेकिन अगर एथिकल होऊंगा तो क्या करूंगा, नए वाले ही गरम ही दूंगा। अब पुराने भजिए का क्या करना है, तो आप समझ लो कि ट्रेडर के लिए बहुत ऑनेस्ट रहना कभी कभी फाइनेंशियल स्पेकुलेशन है। आगे देखो, indeed for a businessman every factor in the business is measured in terms of money। देखो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शुरू शुरू में कि फॉर ए बिजनेसमैन, धंधे वाले के लिए एक ही क्राइटेरिया है, मनी बनाए कि नहीं। एवरी फैक्टर इन द बिजनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो धंधे वाले के लिए आपको सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, मनी। The volatility that we see in the stock market is a clear example of speculative nature of the business। इस स्टॉक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है ना, वॉलेटिलिटी मींस जो अप और डाउन आते हैं। वॉलेटिलिटी को क्या बोलते हैं, अप्स एंड डाउन्स, है ना, अप्स एंड डाउन्स, उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट है ना, पूरा स्पेकुलेशन पे चलता है और स्पेकुलेशन की वजह से ये वॉलेटिलिटी आती है ना। तो धंधे में स्पेकुलेशन तो है ही, तो फिर तो देखो, that in the stock market it is clear example that speculative nature of business which is directly proportional to the prevailing attitude of the business। ये मिहिर मिहिर आवाज आ रही है, म्यूट हो जाए। देख चल इधर से कर देता हूँ, नहीं तो म्यूट हो जा। हो गया हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स। तो शुरू शुरू में व्हाट इज वैल्यू फ्री एथिक्स, अब कंसेप्ट बना है। सर ऊपर और ये पैराग्राफ में फर्क क्या है, एक ही फर्क है ऊपर के पैराग्राफ और इधर। इधर है ना, उन्होंने वर्ड यूज किया है कंसेप्ट। मींस पहले उन्होंने मीनिंग समझाया, फिर ये कंसेप्ट को जस्टिफाई किया कि ये जो वैल्यू फ्री एथिक्स है वो कंसेप्ट सही है कि नहीं। तो अब चलो, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स अपीयर्स टू बी क्वाइट अपीलिंग टू द बिजनेसमैन। ये कंसेप्ट है ना, इट इज क्वाइट अपीलिंग टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ज्यादा मुनाफा लेना, ज्यादा कमाना। It is it as though it may be pursued devoid of all the rules within the social vacuum। ये लाइन को छोड़ दो, काम का नहीं। The concept of value free ethics found application in economics in a rather ironical fashion। ये वैल्यू फ्री एथिक्स का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। लुडविग वॉन मिसेस, ये क्या है सर, ये एक आदमी का नाम है। क्या नाम है, लुडविग वॉन माइसेस, जिसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑस्ट्रिया करके एक देश है, उसमें इकोनॉमिक्स के स्कूल का वो सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने क्या कहा है, ही प्रपोज्ड प्योर थियरी इन इकोनॉमिक्स। वो क्या बताना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को प्योर थियरी बताना चाहते हैं। मींस कहना क्या चाहते हैं, स्टेटिंग दैट, वो ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, देखो मैं अलग कलर के पेन से दिखाता हूँ। क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक concept are priori, economic concepts are priori, that is they are not dependent on the experience but are purely virtual concepts। the concept of choice, उन्होंने बताया कि choice is a pure concept। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, देखो जरा क्या एग्जांपल दिया है कि choice क्या है, choice is a pure concept। choice क्या है, it is a pure concept। it is immaterial कि भाई वन चूज वाटर और वाइन। अब है ना, मेरे को एक चीज बताओ, सिलेक्शन करना, चॉइस करना, ये तो हमारे हाथ में है। अब एक बंदा वाइन सिलेक्ट करता है, दारू, और कोई वाटर सिलेक्ट करता है, तो जैसा जिसका सिलेक्शन, जैसा जिसका स्वभाव, उस हिसाब से वो चॉइस पे। बट चॉइस इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट।
कोई आदमी वाइन चॉइस करता है, कोई वाटर चॉइस करता है, बट चॉइस इज इंडिपेंडेंट, है ना, चॉइस एक स्वतंत्र बात है। फिर कोई अच्छी मैटर का चॉइस करेगा तो उसको हम अच्छा आदमी बोलेंगे, बुरी मैटर का चॉइस करेगा तो बुरा आदमी बोलेंगे, ठीक है। तो बट वो चॉइस करना इटसेल्फ इज अ फ्री वैल्यू फ्री कंसेप्ट, वो ये बताना चाहते हैं। So it is immaterial whether one choose water or a wine, but the concept itself is a free of such particular elements. But choice का जो concept है ना, वो concept is free from all this. So the concept in itself is free of such particular elements. Hence the choice is a value free. Applied to ethics, it would mean that we should be able to study the principles of this discipline, such as a goodness, truth, justice, honor, etc., in their pure form. मीन्स ये हमको क्या रेकमेंड करना चाहते हैं कि वी हैव टू क्या करना चाहिए, वी शुड बी एबल टू स्टडी द प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल है, लाइक गुडनेस, ट्रुथ, सत्य, अच्छाई, जस्टिस, ऑनर, ये सबको हमको कैसे पढ़ने चाहिए, इन देयर प्योर फॉर्म। ये सब कंसेप्ट को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ने चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट सच वैल्यू फ्री एथिक्स व्हेन understood in a right sense, it leads us to study the meta ethics or the fundamental principles of ethics as a pure science. However, if we are to apply on an ethical standard to the study, it would be called as a pure study of values and not value free ethics. मीन्स ये क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये सब कंसेप्ट अपनी अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे प्योर है, बट हमको तो अपने बिजनेस के एंगल से देख के काम करना चाहिए। तो यहाँ ये पहले दो पैराग्राफ जो हमने पढ़े, इधर तो ये क्या बताना चाहते हैं, उनका रूट क्या है, उनका कहने का मीनिंग क्या है कि भाई धंधे को और एथिक्स को अलग रखो, उनको इकट्ठा मत मानो, है ना। बट अब देखो नेक्स्ट दो पैराग्राफ में ना पूरा डिस्कशन चेंज हो रहा है। अब एथिक्स एज ए प्रिंसिपल, अब ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं मालूम है, एथिक्स एज ए प्रिंसिपल, they want to explain ethics as a principle. क्या है ये? So we have established that social evolution has developed definite principles of civic behavior, which have attained the status of principles. By principle, we understand that something proceeds and depends on its cause. By principle, हम क्या समझते हैं? सिद्धांत के हिसाब से हम क्या समझते हैं? That something proceeds and depends upon the cause. कोई भी कर्म है हमारा, वो कॉज मीन्स कारण पे डिपेंड करता है कि हमारा भाई कारण क्या है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। कोई भी काम है उसके पीछे के रीजन से फाइनल होता है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन वन किक्स अ फुटबॉल, फोर्स इज द प्रिंसिपल दैट प्रोपेल्स इनटू द मोशन एंड बॉल रिमेन्स इन मोशन टिल द फोर्स लास्ट। मीन सपोज आप एक फुटबॉल को किक करते हो, एक फुटबॉल को लात लगाते हो, तो वो फुटबॉल कब तक हवा में रहेगा, जब तक वो फोर्स चलेगा, है ना। जो बल हमने दिया वो फुटबॉल पे हमारे पैरों से, वो बल की वजह से वो फुटबॉल चलता है। बट जैसे वो बल का एक एरिया खत्म होता है, वो फुटबॉल गिर जाता है जमीन पे और कुछ आगे लेवल जाके रुक जाता है। तो फोर्स इज द मेन पार्ट। उनका कहना क्या है, फोर्स इज द मेन पार्ट। तो वही वो बताना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फिजिकल वर्ल्ड फंक्शंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड लॉज ऑफ फिजिक्स. It expects that the people also submit their behavior, both in thought and in actions, to these principles. An action is valid as long as it reflects the principle. आपका जो एक्शन है ना, वो वैलिड तब तक है जब तक वो कोई प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। Just as the speed of moving ball depends upon the force it receives. जैसे कि बॉल उसकी गति किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे। तो आपका कोई भी एक्शन जो है वो प्रिंसिपल के बेस पे जस्टिफाई होता है। अब है ना, मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि सपोज कोई एक्शन है, किसी को मार डालना। अगर यही चीज आपने बॉर्डर पे की तो आपको क्या मिलेगा, मेडल मिलेगा। बट विद इन इंडिया आपने किसी को मार डाला तो वो आतंकवादी नहीं था, नॉर्मल आदमी था, तो जेल मिलेगी। तो किलिंग इटसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, बट आप किसके कौन से पर्पज से, कौन से प्रिंसिपल से ये काम कर रहे हो, उसके बेस पे डिपेंड होता है। तो देखो, all moral actions are directed toward their object, the good, which is the principle of all happiness. जितने भी आपके मोरल नैतिक एक्शंस है, मींस कार्य है,
they are directed towards their objective. हर एक के पीछे उसका ऑब्जेक्ट दिखना है. The good, which is the principle for all happiness. This is not only the sole purpose of our existence, but our coexistence with others. Means यही चीज हमारा हेतु is very important. We cannot be happy alone. Now this is very important sentence. मैं इसको अलग पेन से टिक कर देता हूँ. We cannot be happy alone. हम अकेले अकेले खुश नहीं रह सकते. We can only be happy together. अकेले अकेले हम खुश नहीं हो सकते. जब एक से ज्यादा चीयर्स करने वाले लोग होते हैं ना, तभी हम खुश होते हैं. The universal idea of good is applied to individual instances. Individuals are good in their own particular way and are good in so far as they share their essence of goodness. Means individual आदमी अच्छा कब तक है? जब तक वो अपनी अच्छाई को follow करता है. The universal good is the pure and general idea. So it is formed through a process of abstraction of the essence from individuals or particulars. तो अभी ना मैंने ये जितना टिक किया है ना, उतनी ही चीजें आपको अपने नोटबुक के अंदर या जो भी आपका मॉड्यूल है उसके अंदर टिक करके रखनी है. तो ये जरा टिक कर लो. प्लीज डू इट राइट नाउ. अब कुछ टाइम ही बचा है, तो जितना मैंने टिक किया है वो टिक कर लो. ओके. एथिक्स एज अ प्रिंसिपल टिक कर दिया होगा. फिर ये टिक किया, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स, इसको भी टिक कर दो. एग्जाम के अगले दिन ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, उतना ही पोर्शन पढ़ना है. यहां से टिक करते जाओ. वैल्यू फ्री एथिक्स आप कर रहे हो टिक या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर. सर कर रहे. ओके, कर दो कर दो. हाँ सर. ये ठीक कर लो. सर हो गया. प्रिंसिपल वाला बाकी. हाँ, ये कर लो. सर थोड़ा ऊपर. करो. सर थोड़ा बाकी है वो पहले वाला. आगे का बाकी है. हाँ थोड़ा. चलो, हो गया. यस सर. अब है ना लास्ट, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड. तो हमारा ये एक पेज खत्म हो जाए. बिजनेस एथिक्स है इज एज अ प्रोफेशनल कोड. अब ये क्या समझाना चाहते हैं कि हमको हमारे बिजनेस में एथिकली ही बिजनेस करना चाहिए. अगर हम एथिकली बिजनेस नहीं करेंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा. देखो,
क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ वन बाय वन, एंड जहाँ अंडरलाइन करना है मैं करता हूँ. बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस बट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस. बिजनेस एथिक्स है ना, वो प्योर साइंस नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस. क्या मीनिंग है? प्योर साइंस होता है, साइंस का मीनिंग क्या होता है? विशिष्ट सिद्धांतों पे बना हुआ कोई ज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं, साइंस. बट बिजनेस इज नॉट दैट प्योर साइंस, प्योर प्रिंसिपल्स नहीं है. इट इज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मीन्स एक प्रोफेशनल हमारा एक्टिविटी है जो हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए. एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स द बिजनेसमैन टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ए सिविल सोसाइटी. जो सोसाइटी के लोग है ना, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बिजनेसमैन है ना, वो कैसा काम करे, तो वो भी जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करके ही काम करे. जस्ट इट एक्सपेक्ट्स द प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम अदर. फॉर एग्जाम्पल देखो, उन्होंने लिखा है कि मेडिसिन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ये सब में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्रोफेशनलिज्म. मीन्स दवाई वाला आपको सही दवाई देना चाहिए. ब्यूरोक्रेसी मीन्स आपका जो लॉ वाला है वो आपसे सही में लॉ के बारे में एडवाइस देना चाहिए. इन द सेम वे पॉलिटिक्स वाले अच्छे से अपना जो राजनीतिक जीवन है वो जीने चाहिए. इन द सेम वे स्पोर्ट्स वाले भी अपना क्या काम, बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से अच्छा काम करने चाहिए. जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो ऐसे बिजनेस वालों से एक्सपेक्ट करो. सो इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स वी हैव शुड अ वैल्यू लोडेड. मैं बता रहा था ना लास्ट में, ये सत्य की विजय. देखो, इंस्टेड ऑफ ए वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स क्या होना चाहिए? वी शुड हैव अ वैल्यू लोडेड और वैल्यू बेस्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो हमको है ना वैल्यू फ्री नहीं रहना है, वैल्यू लोडेड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है. उसके बाद ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ हमने पढ़ा. और अभी ये एक लास्ट टॉपिक है जो अभी मैं ले रहा हूं और उसके बाद खत्म कर रहा हूं. अब एक रिलेशनशिप है एथिक्स एंड लॉ के बीच में. मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सपोज सच बोलना चाहिए, ये एथिक्स है, बट लॉ में लिखा है. तो लॉ में कहीं लिखा नहीं है, बट आप देखो कोर्ट में जाते हो तो गवाही देने से पहले वो बुलवाते हैं आपसे, जो भी कहूंगा सच कहूंगा. चलो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, ऐसा लिखा है. बट है ना, कुछ चीजों का उन्होंने, कुछ जो हमारे नियम थे, जो सोसाइटी के नियम, जिसको हम मॉरल्स बोलते हैं, नीति, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, दैट इज मॉरल्स. समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मॉरल बोलते हैं. तो मॉरल के अंदर बहुत सारी चीजों का लेजिस्लेशन हो चुका है, मीन्स उनके लॉ बन चुके हैं. जैसे कि किसी को मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को क्या बोलते हैं किडनैप नहीं करना चाहिए, किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए. ये सब जो मॉरल्स थे उसका लॉ बना दिया है. बट कुछ मॉरल्स है उसके लॉ नहीं बने. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एक छोटे बच्चे को देखा और वो कुछ केयरलेसनेस दिखा रहा था, और तो एक्सीडेंट हो जाता, तो आप वहां गए और उसको लिफ्ट करके साइड पे रख दिया. अब ये आपने कैसे किया? कोई बुक में लिखा है, लॉ में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? अगर नहीं करते तो वो लड़के का एक्सीडेंट हो जाता, बट आप पे कोई उंगली नहीं करता कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया. बट फिर भी आप क्या करते हो? लॉ में नहीं लिखा फिर भी आप करते हो. क्यों? क्योंकि वो मॉरल का पार्ट है. समाज में एक दूसरे के बच्चों का, बड़ों का केयर लेना चाहिए. तो ये जो समाज का एक दूसरे के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब चीजों का अभी लॉ नहीं बना है. ठीक है, बट ये दोनों में मिश्रण है कि एथिक्स एंड लॉ, उसके अंदर है ना कुछ कॉमन पार्ट है. कुछ मॉरल्स ऐसे हैं जिनका लेजिस्लेशन हो चुका है, वो है एथिक्स. तो देखो, ये आपको है ना पिक्चर के फॉर्म में मस्त दिखाया है. देखो, लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कॉडिफिकेशन ऑफ एथिक्स, है ना. ये लॉ का मस्त डेफिनेशन बनाया है. लॉ क्या है? लॉ इज एसेंशियली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मीन्स उसको वैधानिक किया गया है, या फिर कोडिफिकेशन मीन्स लॉ बनाया गया है, ऑफ एथिक्स इनटू द स्पेसिफिक सोशल रूल्स. सामाजिक रूल बनाने के लिए कुछ एथिक्स को उन्होंने लॉ का नाम दे दिया है. ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, ऐसे नाम दिए हैं. Perhaps the best way to visualize ethics and law, it is in terms of two intersecting domains. अब है ना, ये एक वेन डायग्राम है जिसमें एक तरफ एथिक्स का एरिया है, एक तरफ लॉ का एरिया है, बट इतना कॉमन एरिया है. मीन्स इसको हम क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे. यहाँ लॉ एंड एथिक्स सेम है. तो कुछ मैंने बताया ना, कुछ एथिक्स के लॉ बन चुके हैं,
ठीक है, तो वो कॉमन एरिया है। बट है ना, कुछ लॉ ऐसे बने जहाँ एथिक्स के लिए नहीं बनाए गए, कुछ अलग पर्पज से, जैसे कि ट्रैफिक का नियम, वो एथिक के एंगल से नहीं है। एनवायरमेंट का नियम, ये एथिक के एंगल से नहीं है, वो एनवायरमेंट के लिए है, ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए है। ऐसा टैक्सेशन, तो एथिक्स के लिए नियम अलग है। तो कुछ जगह लॉ इंडिपेंडेंट है, कुछ जगह एथिक्स इंडिपेंडेंट है, बट कुछ जगह दोनों का मर्जिंग है। Thus, in one sense, business ethics can be said begin when law ends. देखो ये मस्त है, business ethics can be said to begin when law ends. अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, कुछ चीजों का लॉ नहीं लिखा गया, बट वहां बिजनेस एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, पास्ट में बहुत बार ऐसा बना है कि हमारे क्लास में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका मोबाइल भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो मोबाइल को लॉक इन की में रख देते हैं, दूसरे दिन पूछते हैं कि किसी का मोबाइल खो गया था, फिर वो आएंगे, उनका कुछ वेरिफिकेशन करके उनको वापस दे देते। अब हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्लैक में बेच दे किसी को, बट ऐसा अगर करेंगे तो इट इज नॉट अ बिजनेस एथिक्स। अब लॉ में कहा नहीं है कि ऐसा करो, हाँ लॉ में ऐसा क्या है कि ऐसा किया तो पेनल्टी होगा, बट ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं किया। तो यहाँ है ना बिजनेस एथिक्स, इट इज, उसका बिजनेस का एथिक्स चालू कब होता है, जब लॉ एंड कायदे में कुछ चीजें नहीं की है, नहीं कही है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि इट इज अवर बिजनेस एथिक्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लास्ट 2 लाइन आज की। क्या लिखा है, बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ। बिजनेस एथिक्स किसको डील करता है, मैं फिर से टिक करता हूँ इसको अलग कलर के पेन से। बिजनेस एथिक्स में मेनली ऐसी चीजें आती है जिसके बारे में लॉ ने नहीं लिखा, बट बिजनेस के एंगल से एथिकली आपको काम करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विथ दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ। कायदे में जिसके बारे में नहीं लिखा है वो चीज बिजनेस एथिक्स थ्रू कवर हो जाती है। सो और वेयर देयर इज नो डेफिनेट कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मीनिंग होता है कनेक्शन, कॉन्सेंसस को अंडरलाइन करो और वहां लिखो कनेक्शन। कॉन्सेंसस का मीनिंग क्या है, कनेक्शन। Okay, on whether something is right or wrong. Hence, it is often remarked that business ethics is about the gray areas of business where values are in conflict. तो business ethics में आपको क्या करना है कि भाई जहाँ ethics में मीन्स लॉ में कुछ नहीं लिखा है, बट बिजनेस एंगल के एंगल से जो आपको करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। तो बस ये हो गया आपका आज का सेशन। कल आगे का सेशन पढ़ेंगे। अब आई थिंक अब आप देख लो कि कितना बाकी है ये टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक के अंदर एथिक्स इन बिजनेस इसकी बात है, एंड इसके अंदर बिजनेस फॉर प्रॉफिट, बिजनेस एंड एथिक्स, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल एथिक्स, मीन्स धंधे में हमको एथिक्स की क्या जरूरत है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये है ना बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको ये चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 10 मार्क्स में आ सकता है। कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में। तो कल हम इसको खत्म कर देंगे ये क्वेश्चन को, या फिर उसके आगे का, मीन्स अब मैक्सिमम मेरे को 2 सेशन चाहिए कि जिसके अंदर ये पूरा एथिक्स खत्म हो जाए आपका, है ना। और फिर आपका 70 मार्क का ऐसा समझ लो कि खत्म हो गया। अब इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा पॉइंट है, 12 पॉइंट है, आई थिंक 12 पॉइंट्स। तो ये 12 पॉइंट्स को याद रखने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कल जो जितना बाकी है उतना हम कल देखेंगे। अब दो जितना बाकी है उसको 2 सेशन में मैं बाइफरकेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो। तो और कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो मेरे को पूछ लेना, है ना। तब तक अच्छे रहो, पढ़ो, है ना। एंड एक्सटेंशन बढ़ा दिया है 3rd मई तक, तो घर पे ही रहना, बड़ों की केयर करना। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।